नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह, शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक टॉपिक को लेकर जिसको हम आए हैं, भारतीय शिक्षा का विकास। भारतीय शिक्षा का विकास इसको कह सकते हो, या भारतीय शिक्षा का इतिहास भी इसको कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास, भारतीय शिक्षा की समस्याएं, कई नामों से इसको जाना जाता है। भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी चुनौतियां, भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं उसकी समस्याएं, भारतीय शिक्षा का विकास, कुछ प्रमुख नामों से जाना जाता है। इस प्रश्न पत्र के अंदर हम हमारी शिक्षा प्रणाली कहाँ से डेवलप हुई, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक वर्तमान में पहुँची है, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, किस समय किस तरह की शिक्षा प्रणाली हमारे यहाँ चल रही थी, जो कुछ प्रमुख नीतियाँ बनी, आयोग बने, समितियाँ बनी, उनका गठन कब किया गया है, इसी का एक संक्षिप्त सा सामान्य परिचय पहले हम इसकी शुरू करते हैं भारतीय शिक्षा के इतिहास की। ठीक, भारतीय शिक्षा का विकास। तो भारतीय शिक्षा को हम अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांट देते हैं संपूर्ण भारतीय शिक्षा प्रणाली को। पहला प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, दूसरा मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और तीसरा जो होता है वो आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली, इन 3 भागों में हम अपनी सुविधा के अनुसार संपूर्ण भारतीय शिक्षा प्रणाली को बांट सकते हैं। ठीक, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली जो हमारी पहली शिक्षा प्रणाली थी, प्रथम शिक्षा प्रणाली थी, उसको भी हम अपनी सुविधा के अनुसार 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली जो थी उसकी अवधि जो थी वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की जो टाइम पीरियड था वो अपने चरम पर जो था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर और 1200 ईस्वी तक, ईसा पूर्व में घटते हैं और ईस्वी में ऐड होते हैं, इसको ज़्यादा ईस्वी वर्ष में जुड़ते हैं। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक जो शिक्षा प्रणाली हमारे देश में अपने चरम पर रही, जिसको हम प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को भी हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं, विभाजित कर देते हैं 2 भागों में। पहली वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, जो पहली शिक्षा प्रणाली थी जिसको हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं, ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 500 ईसा पूर्व तक जो एक शिक्षा प्रणाली भारत में विकसित हुई, जिसको हम वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। और फिर 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक जो एक शिक्षा प्रणाली हमारे देश में अपने चरम पर रही, जिसको हम बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक, ये 2 शिक्षा प्रणालियां जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। ठीक, इसका स्पेशल इसमें क्या थी, जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था, इस समय जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उस समय जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था तो विद्यारंभ संस्कार के द्वारा उसकी घर की शिक्षा, उसकी प्राथमिक शिक्षा घर पर शुरू होती थी। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा घरों पर ही दी जाती थी। घर के सदस्यों के द्वारा बच्चे को सामान्य भाषा, बोलचाल, अक्षर ज्ञान, व्याकरण, जोड़ घटाव, सामान्य जानकारी घर पर ही दी जाती थी। जो विद्यारंभ जब 5 वर्ष का हो जाता था तो विद्यारंभ संस्कार होता था। ठीक, इस संस्कार के द्वारा उसकी घर की शिक्षा शुरू हो जाती थी। ये शिक्षा क्रमशः 8 वर्ष की आयु, 11 वर्ष की आयु और 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। ठीक, ब्राह्मण वर्ण का बच्चा जब 8 वर्ष का हो जाता था, क्षत्रिय वर्ण का बच्चा जब 11 वर्ष का हो जाता था और वैश्य वर्ण का बच्चा जब 12 वर्ष का हो जाता था, तब उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यानी विद्यालय भेजा जाता था। गुरुकुल में उस समय उसको भेजा जाता था। जो शिक्षा के
केंद्र थे वो गुरुकुल थे। तो गुरुकुल में जब जाता था तो उसका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता समीप लाना, गुरुओं के समीप लाया जाता था पहली बार उसका, तो उपनयन संस्कार होता था गुरुकुल में। यानी विद्यालयी शिक्षा में प्रवेश का पहला संस्कार उपनयन था। घर की शिक्षा शुरू करने के लिए पहला संस्कार विद्यारंभ था, और स्कूली में विद्यालय में शिक्षा का प्रवेश का जो पहला संस्कार था उपनयन था गुरुकुलों में प्रवेश के समय। जो क्रमशः ब्राह्मण वर्ण का बच्चा जब 8 वर्ष का होता था तब उसका उपनयन होता था, क्षत्रिय वर्ण का बच्चा जब 11 वर्ष का होता था तब उसका उपनयन संस्कार होता था, और वैश्य वर्ण का बच्चा जो 12 वर्ष का हो जाता था तब उसका उपनयन संस्कार होता था। ठीक, ये उपनयन संस्कार थे जो पहला संस्कार था विद्यालय में प्रवेश के लिए। जब बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती थी, सामान्य शिक्षा 12 वर्ष, 24 वर्ष, 36 वर्ष, 48 वर्ष जो भी शिक्षा पूरी कर लेता था, घर की तरफ जब गृहस्थ जीवन में फिर से प्रवेश करता था, घर की तरफ प्रस्थान करता था, तो उसका समावर्तन संस्कार होता था। जैसे आजकल विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह होते हैं, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, ऐसे ही वहाँ समावर्तन संस्कार होता था। एक दीक्षांत भाषण होता था विदाई के समय, बच्चे को गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए गृहस्थ वस्त्र धारण कराए जाते थे, ब्रह्मचारी वस्त्र का त्याग करके, ये समावर्तन संस्कार होता था। ठीक, समावर्तन जैसे वहाँ जो 12 वर्ष की शिक्षा कोई ले लेता था, उसको एक वेदों का अध्ययन कर लेता था तो उसको स्नातक कहा जाता था। 24 वर्ष की शिक्षा लेने वाला 2 वेदों का अध्ययन जो कर लेता था उसको वसु कहा जाता था। ठीक, और 36 वर्ष की शिक्षा 3 वेदों का अध्ययन जो कर लेता था उसको रुद्र कहा जाता था। 48 वर्ष की शिक्षा 4 वेदों का ज्ञाता जो होता था उसको आदित्य कहा जाता था। ये उपाधियां दी जाती थी। उस समय मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं चलते थे। गुरुकुल उस समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। शिक्षा का जो माध्यम था वैदिक काल में वो संस्कृत था, संस्कृत माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो पूर्णतया निःशुल्क थी, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, बीमार होने पर दवाई की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं गुरुकुल के जो शिक्षक होते थे वही करते थे। ठीक, दान दक्षिणा और भिक्षा यहाँ आय के स्रोत हुआ करते थे गुरुकुलों के। फिर बौद्ध काल की हम चर्चा कर लेते हैं। जो बौद्ध कालीन शिक्षा थी 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक भगवान बुद्ध के जो बताए रास्ते पर लोग चले उनको बौद्ध धर्म का अनुयायी माना गया। और उस समय जो एक शिक्षा प्रणाली जो डेवलप हुई जिसको हम बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक, उसमें शिक्षा का पहला संस्कार होता था प्रवज्जा संस्कार, बाहर लाना। बच्चे को शिक्षा के लिए उसको घर के बाहर लाया जाता था। प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर लाना, लाया जाता था। ये संस्कार होता था जो विद्यालय में प्रवेश के लिए। उस समय जो विद्यालय थे वो मठ और विहार थे। ये मठ और विहार थे बौद्ध कालीन कह सकते हो धार्मिक केंद्र थे, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु धीरे धीरे इन्होंने शिक्षा केंद्रों का रूप ले लिया। ठीक, ये उपसंपदा संस्कार दूसरा संस्कार था। जब जो लोग भिक्षुक शिक्षा लेना चाहते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, शिक्षण कार्य करना चाहते थे, बौद्ध मठ और विहारों के देखरेख का कार्य करना चाहते थे, उनके लिए उपसंपदा संस्कार होता था। ठीक, शिक्षा के केंद्र मठ और विहार थे। यहाँ की जो भाषा थी वो आम बोलचाल की जो भाषा थी, सामान्य जन की पाली भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा थी बौद्ध काल में वो निःशुल्क थी, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए शुल्क लिया जाता था। उच्च शिक्षा का शुल्क का प्रावधान था। ठीक, वैदिक काल में शिक्षा जो थी वो गुरुओं के नियंत्रण में थी, गुरु अपने गुरुकुलों का मालिक होता था। और बौद्ध काल में जो शिक्षा थी वो बौद्ध संघों के नियंत्रण में होती थी। सारे निर्णय जो होते थे वो लोकतांत्रिक ढंग से लिए जाते थे। ठीक, ये बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली है। ठीक, फिर दूसरी जो शिक्षा प्रणाली भारत में डेवलप हुई जिसको हम प्राचीन भारतीय शिक्षा के बाद दूसरी मध्यकालीन भारतीय शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा के नाम से भी हम जानते हैं, जिसकी अवधि लगभग 1200 से लेकर 1700 तक मानी जाती है। ठीक, 1200 वही हम चर्चा करते हैं जो तराइन का युद्ध हुआ
1191 में पहला और 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ। उसके बाद भारत में पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने के साथ साथ ही भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है और उस समय जो शिक्षा प्रणाली डेवलप होती है जिसको हम मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक, इस समय शिक्षा प्रणाली का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। ठीक, इसके लिए उनके जो धार्मिक केंद्र थे मकतब और मदरसे, उस समय शिक्षा केंद्र थे मकतब और मदरसे। जैसे वैदिक काल में गुरुकुल थे, बौद्ध काल में मठ और विहार थे शिक्षा के केंद्र, ऐसे ही मध्यकाल में जो शिक्षा के केंद्र थे वो मकतब और मदरसे थे। प्राथमिक शिक्षा जो थी वो मकतब में दी जाती थी। मकतब कुतुब शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है उसने कहा, जहाँ पढ़ने लिखने की शुरुआत होती है वो मकतब था। तो प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी और जो उच्च शिक्षा है वो मदरसों में दी जाती थी। दरस शब्द से मदरसा शब्द बना है जिसका अर्थ होता है भाषण देना, अर्थात व्याख्यान के द्वारा लेक्चर के मध्य जहाँ पढ़ाई हो वो मदरसा कहा जाता है। तो मकतब और मदरसे उस समय के शिक्षा के केंद्र थे। मकतब प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था और मदरसा उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ठीक, यहाँ पर जो पहला संस्कार होता था वो जैसे वहाँ विद्यारंभ संस्कार होता था, यहाँ मुवज्जा संस्कार होता था, उस तरह से यहाँ पहला संस्कार होता था जो बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती थी। बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था तब ये रस्म होती थी, बिस्मिल्लाह खानी रस्म। ठीक, मौलवी को बुलाकर कुरान की कुछ आयतें दोहराई जाती थी। बच्चा जब बोलने में उसको दोहराने में असमर्थ होता था तो बिस्मिल्लाह शब्द उच्चारण करवाकर ही उसकी शिक्षा शुरू हो जाती थी। बिस्मिल्लाह मतलब अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी जो मध्यकाल में भी शिक्षा जो थी मकतब और मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क थी। ठीक, तो ये अरबी फारसी उस समय शिक्षा का माध्यम थी। ठीक, ये अरबी फारसी जो शिक्षा का माध्यम बनी इसने हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को बहुत शुरुआत में नुकसान पहुंचाया, क्योंकि अरबी फारसी यहाँ की भाषा थी नहीं, किसी को समझ में आती नहीं थी। और उसके साथ साथ जो इस्लामी धार्मिक कार्य थे उनका भी संचालन होता था मकतब और मदरसों में। ठीक, फिर बात करते हैं आधुनिक भारतीय शिक्षा की तरफ आ जाते हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा यानी 1700 से लेकर अब तक, ठीक 1700 से लेकर अब तक जो मध्यकालीन शिक्षा थी ये कह सकते हो गुलाम वंश से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है। पहला वंश गुलाम वंश होता है, यानी कि कह सकते हो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का था। वहाँ से शुरू होकर शासन, अंतिम स्थापित शासक जो होता है या वंश जो होता है वो मुगल वंश होता है। अंतिम स्थापित वंश सब मुस्लिम वंश शासन करने वाला, और अंतिम स्थापित जो शासक होता है वो औरंगजेब होता है 1707 में जिसकी मृत्यु होती है। उसी के साथ ही मुस्लिम काल के एक हिसाब से शुरुआत खत्म हो समाप्ति हो जाती है। और उसी के समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। 1498 में पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डी गामा वो भारत आता है। ठीक, 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई लगभग। कैप्टन हाकिंस भारत आया, पहला अंग्रेज था जिसने जहांगीर से अनुमति मांगी थी व्यापार करने की। शुरुआत में उसको अनुमति नहीं दी गई, लेकिन 1613 में उसको आज्ञा प्रदान कर दी गई। ठीक, इसके साथ साथ आधुनिक भारतीय शिक्षा को भी हम 3 भाग में बांट देते हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली, दूसरा ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासित शिक्षा प्रणाली, और तीसरा स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली।
ठीक इस 3 भाग में इसको बांट देते हैं आधुनिक भारतीय शिक्षा को। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था उसके बीच में जो शिक्षा डेवलप हुई, और 1700 से लेकर 1857 तक जो हमारी पहली असफल क्रांति थी 1857, वहाँ तक का जो समय था वो ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली के नाम से हम कह सकते हैं। और 1857 यानी 1858 से लेकर 1947 तक का जो समय था ये ब्रिटिश संसद द्वारा शासित शिक्षा प्रणाली का था। और 1947 से लेकर अब तक आज तक जो समय है ये स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक इसमें क्या काम हुए, क्या प्रमुख आयोग और नीतियां बनी, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर हम पहला काम ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की करें या अंग्रेजों के पहले काम की बात करें, तो पहला काम था शिक्षा के क्षेत्र में जो चर्चित थे, काम हुए लेकिन जो चर्चित थे उसमें थे 1781 में कलकत्ता मदरसा के कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की गई 1781 में। ठीक, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। ये वारेन हेस्टिंग ने इसकी स्थापना की। कलकत्ता के सम्राट मुस्लिमों के कहने पर उनको खुश करने के लिए, आपको पता ही होगा कि भारत ने फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों की रही है, तो उन्होंने उनका विचार था कि जो बहुसंख्यक हिंदू हैं यहाँ पर, उनको तो नहीं सबको संतुष्ट किया जा सकता है, लेकिन जो कुछ थोड़े से मुस्लिम हैं इनको खुश किया जा सकता है, इनको अपनी तरफ मिलाया जा सकता है जिससे हमारा विरोध ना हो। इसके लिए उन्होंने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसमें 7 वर्षीय कलकत्ता मदरसा में 7 वर्षीय उच्च शिक्षा दी जाती थी। ठीक, अब कलकत्ता मदरसा के स्थापित होने के बाद जो बहुसंख्यक थे, हिंदू थे भारत के, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि हिंदुओं के लिए भी कोई एक ऐसा कॉलेज, ऐसा विद्यालय खुलने चाहिए। तो हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए 1791 में, ठीक 10 साल बाद लगभग 1791 में बनारस के तत्कालीन रेजिमेंट जॉनथन डंकन, बनारस के तत्कालीन रेजिमेंट जॉनथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जो तत्कालीन रेजिमेंट थे बनारस के जॉनथन डंकन। ठीक, अब ये जो इसमें हिंदुओं के धर्म और साहित्य से जुड़ी और जो अंग्रेजों के धर्म और साहित्य से जुड़ी चीज़ें थी उसके पठन पाठन का काम होता था। अब 1800 में फिर से एक विद्यालय खुलता है, एक कॉलेज खुलता है जो कलकत्ता का उस समय का सबसे फेमस कॉलेज हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। अंग्रेज कर्मचारियों, अंग्रेज अधिकारियों के बच्चों के शिक्षण कार्य के लिए शुरुआत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। जो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे, उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की 1800 में। ठीक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी वहाँ पर शिक्षक भी रहे हैं। ये काम हुए शुरुआत में। इसके बाद 1813 का आज्ञापत्र 20 वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष हर 20 वर्ष पे एक आज्ञापत्र जारी होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक, 1813 का आज्ञापत्र आ रहा था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ जहाँ शासन कर रही थी वहाँ वहाँ शिक्षा व्यवस्था की मांग उठ रही थी कि शिक्षा व्यवस्था आप शासन आप कर रहे हो तो शिक्षा की भी व्यवस्था करो, इसकी मांग उठ रही थी। तो जो 1813 का आज्ञापत्र आ रहा था, 1813 के आज्ञापत्र में धारा 43, एक धारा 43 थी। धारा 43 में 1 लाख रुपये विद्वानों के संरक्षण और साहित्य पर खर्च करने के लिए रखे गए। ठीक, 1 लाख रुपये, ये पहला काम था 1813 का आज्ञापत्र, जिसमें धारा 43 थी। धारा 43 में 1 लाख रुपये विद्वान और साहित्य पर खर्च करने की बात कही गई थी। ठीक, इसी को लेकर ये जो विद्वान और साहित्य शब्द था, इसी को लेकर एक विवाद हो गया जिसको हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से शिक्षा के
में जानते हैं, बहुत फेमस विवाद हुआ था, प्राच पाश्चात विवाद। इसी विद्वान और साहित्य शब्द को, विद्वान और ये 1 लाख रुपए खर्च करने की बात तो कही गई थी कि विद्वानों के संरक्षण और संवर्धन में खर्च की जाएगी, साहित्य के संरक्षण संवर्धन में खर्च की जाएगी, लेकिन ये नहीं लिखा गया था कि वो विद्वान किस भाषा और साहित्य के होंगे और जो साहित्य होगा वो किस भाषा का होगा। ठीक, कोई कहता था कि यहाँ विद्वान शब्द से मतलब प्राच्य विद्वान से है और साहित्य का तो प्राच्य साहित्य से है, अरबी फारसी संस्कृत से या अरबी फारसी संस्कृत के विद्वानों से। प्राच्य वाले कहते थे, पाश्चात्य वाले कहते थे कि विद्वान शब्द का अर्थ है जो पाश्चात्य भाषा है, यानी अंग्रेजी भाषा, और इसके साहित्य तथा इसके विद्वानों से। इसी को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया और ये बहुत लंबा विवाद चला था। 20 वर्ष तक इस विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया था ढंग से। ठीक, 1833 में जो आज्ञा पत्र में शिक्षा की धनराशि 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया था। ठीक, जो 19वीं सदी की शुरुआत होती है, हमारे यहाँ भारत की साक्षरता उस समय 19वीं सदी में लगभग 7% के आसपास भारत की साक्षरता, जो भारत विश्व गुरु था वैदिक बौद्ध तक, उसकी साक्षरता 7% थी 1900 के आसपास। ठीक, 10 जून 1834 को मैकाले भारत आता है। ठीक, गवर्नर जनरल का कानूनी सलाहकार, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसका कानूनी सलाहकार बनकर मैकाले 10 जून 1834 को भारत आता है। ठीक, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसे जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया और उससे कहा कि जो प्राच पाश्चात विवाद चल रहा है इसका निपटारा करो और भारत में एक नई शिक्षा नीति की शुरुआत करो। ठीक, 2 फरवरी 1835 को उसने अपना विवरण पत्र रिपोर्ट तैयार करके वो गवर्नर जनरल को सौंप दिया। तो उससे हम पढ़ेंगे मैकाले का विवरण पत्र 1835। ठीक, फिर एक और बड़ा काम हुआ, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854। ठीक, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी शासित भारत में हुआ था। चार्ल्स वुड जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। 19 जुलाई 1854 को शिक्षा नीति की घोषणा की। ये 100 अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख था। इसको भारतीय शिक्षा का शिलालेख, वसु ने इसको भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा था। इस वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा था वसु ने। और जो जेम्स थे, अंग्रेज विद्वान जेम्स थे, वो कहते थे कि ये भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा इसको कहा जेम्स ने। ठीक, और इसी के सुझाव पर पहली बार भारत में 3 विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया गया और 1857 में कलकत्ता और मुंबई में पहली बार विश्वविद्यालय खुले। अब ये आप सोच सकते हो कि नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सब विश्वविद्यालय जो थे 1200 के में जब मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई उसी समय इन सब विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया था। तो वहां से लेकर यानी 1200 से लेकर और 1857 तक भारत में एक भी विश्वविद्यालय नहीं थे। ठीक, विश्वविद्यालय नहीं थे, उच्च शिक्षा केंद्र थे। विश्वविद्यालय पहले कहाँ खुले? ये चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के फलस्वरूप 1857 में कलकत्ता और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 2 विश्वविद्यालय खुले। ठीक, यहां तक हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। ठीक, फिर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद द्वारा शासित शिक्षा प्रणाली 1857 से 1947 के बीच में शिक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, उसमें पहला कार्य कह सकते हो जो हुआ वो भारतीय शिक्षा आयोग। वो क्या था? भारतीय शिक्षा आयोग, माध्यमिक लग रहा है। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ठीक, भारतीय शिक्षा आयोग, लॉर्ड रिपन उस समय के गवर्नर जनरल थे। 3
जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। 20 सदस्य थे इसमें और इसमें 7 भारतीय थे। पहली बार कोई आयोग गठित हुआ था जिसमें भारतीयों को रखा गया था। ठीक, जो वायसराय के काउंसिल के सदस्य थे सर विलियम हंटर इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, इसलिए इसको हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मार्च 1883 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। ठीक, इसने प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया था दूसरे शिक्षा की अपेक्षा, और इसने शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने की बात कही थी। ठीक, फिर बात करते हैं शिमला शिक्षा सम्मेलन। दूसरा काम हुआ 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। लॉर्ड कर्जन इसके अध्यक्ष थे और 15 दिन तक ये सम्मेलन चला था और इसमें लगभग 150 प्रस्ताव पारित हुए थे। ठीक, फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया 1902 में। ठीक, 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। कंफ्यूज मत होना, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग दूसरा है और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग दूसरा है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो था उसका गठन 1902 में हुआ था। ठीक, और जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1948 में। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ 1902 में, 27 जनवरी 1902 में। ठीक, जो डॉक्टर गुरदास बनर्जी और सैयद हसन बिलग्रामी को इसका सदस्य बनाया गया। रैले इसके अध्यक्ष थे। इसको रैले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। रैले कमीशन के नाम से भी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को जाना जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना। फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। ठीक, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 21 मार्च 1904 में कानून के रूप में प्रकाशित किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक, और केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की गई कर्जन के द्वारा। पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित करके पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई कर्जन के द्वारा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान बिहार की स्थापना कर्जन के द्वारा की गई। ये कर्जन के द्वारा किए गए कुछ काम थे। ठीक, फिर आ जाता है आपका कर्जन की शिक्षा नीति जो घोषित हुई 1904 में घोषित हुई। गोखले प्रस्ताव व बिल, गोखले प्रस्ताव व बिल। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले ने इस बात को रखा कि भारतीयों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक, 19 मार्च 1910 को केंद्रीय धारा सभा में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा संबंधी एक प्रस्ताव रखा और 16 मार्च 1911 में फिर उस प्रस्ताव को रखा गया। 13 से 38 के समक्ष 13 मत इनके प्रस्ताव को मिला। 38 टोटल थे जिसमें 13 इनके प्रस्ताव को मिला। 38 और 38 इसके विपरीत मिला जिससे प्रस्ताव गिर गया। ठीक, इसके बाद फिर से उन्होंने इसकी चर्चा की थी। तो इसमें हम गोखले प्रस्ताव और बिल 1910-1911 पढ़ेंगे। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो था उसका कलकत्ता विश्वविद्यालय जो अपने क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता था वो क्वालिटी एजुकेशन न देकर क्वांटिटी की तरफ चला गया। वो गुणात्मक शिक्षा से दूर होता हुआ मात्रात्मक शिक्षा की तरफ बढ़ रहा था। संख्या वहां बढ़ रही थी, ज्यादा हो गई थी। ठीक, और उसमें सुधार की जरूरत थी। ठीक, इसके लिए 14 सितंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय का आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए लीड्स विश्वविद्यालय लंदन के जो कुलपति थे डॉक्टर माइकल सैडलर को इसका अध्यक्छ बनाया गया। इसलिए कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को सैडलर आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसने अपनी रिपोर्ट 1919 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने 1919 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। ठीक, ये 7 सदस्यीय आयोग था। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे हार्टांग समिति 1927 से 29। ठीक, 1927 से 29। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। इसने अपनी सहायक समिति का गठन किया। सर फिलिप हार्टांग इसके अध्यक्ष बनाए गए, इसलिए इसको हार्टांग कमेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये पहला, इसने 11 सितंबर 1929 को, 27 से इसका गठन हुआ था, 11 सितंबर 1929 को इसने रिपोर्ट अपनी साइमन कमीशन को सौंप दी थी, सरकार को सौंप दी थी। और ये पहला आयोग था, ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, ये पहला आयोग था जिसने सर्वप्रथम सरकार का ध्यान अपव्यय और अवरोधन पर खींचा। भारत में अपव्यय और अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं में एक। ठीक, इसका ध्यान सर्वप्रथम ये पूछा गया था कि किस आयोग ने सर्वप्रथम अपव्यय और अवरोधन के बारे में सुझाव दिया, तो यही हार्टांग कमेटी थी जिसने सर्वप्रथम अपव्यय और अवरोधन की तरफ सरकार का ध्यान खींचा था। अपव्यय का अर्थ होता है कि एक निश्चित शिक्षा पूरी किए बिना ही बीच से गायब हो जाना। जैसे आप कक्षा 1 से 5 तक, जब 5 पढ़ लेंगे तभी शुरुआती प्राइमरी मानी जाएगी, और 8 पढ़ लेंगे तो जूनियर माना जाएगा। लेकिन कक्षा 1 में रजिस्टर्ड होते हैं 100 बच्चे, और कक्षा 5 तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या 50 भी नहीं रहती है और कम हो जाती है, यानी 50 20 से गायब हो गए। तो 20 से एक स्तर की शिक्षा पूरी किए हुए ही 20 से गायब हो जाना, इसको अपव्यय कहते हैं। और अवरोधन एक निश्चित समय से अधिक समय तक एक कक्षा में रुके रहना, ये अवरोधन है। ये प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं में एक था। ठीक, तो ये हार्टांग समिति है। फिर वुड एवर्ट रिपोर्ट जो होती है वो प्रस्तुत होती है। ये 1936 में द्विसदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। एस.एच. वुड इंग्लैंड में शिक्षा परिषद के डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस तथा दूसरे जो सदस्य थे ए. एबट, जो उसी परिषद के अवकाश प्राप्त चीफ इंस्पेक्टर ऑफ टेक्निकल स्कूल्स थे। ठीक, इनको सौंपी गई। इसने अपनी रिपोर्ट 2 भागों में सौंपी, जून 1937 में सौंप दी। ठीक, 1936 से 37 के बीच में हमारे देश में कुल 17 विश्वविद्यालय थे और 366 17 विश्वविद्यालय थे लगभग, और 366 महाविद्यालय थे। ठीक, फिर आती है वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना, जिसको बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता है, बेसिक शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। 2 अक्टूबर 1937 को हरिजन पत्रिका में एक लेख प्रकाशित होता है गांधी जी का, और 22-23 अक्टूबर 1937 में एक मारवाड़ी सम्मेलन होने वाला था, जिसमें गांधी जी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। लेकिन गांधी जी ने सुझाव दिया, जो वहाँ के प्रमुख थे श्रीमन नारायण अग्रवाल जी को, कि इसको मारवाड़ी सम्मेलन न करके एक शिक्षा सम्मेलन का रूप दे दिया जाए। तो 22-23 अक्टूबर 1937 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुआ वर्धा में, और गांधी जी उसके सभापति थे। सभापति के रूप में उन्होंने बोलते हुए हमारी देश की प्राथमिक शिक्षा कैसी हो, इसको उस पर उन्होंने एक विस्तार से चर्चा की। और इसको जो चर्चा उन्होंने की थी, इसको एक मूर्त रूप देने का काम जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसको जाकिर हुसैन समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 भागों में प्रस्तुत की, पहली 1937 दिसंबर 1937 में, और दूसरी अप्रैल 1938 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और 1938 में ही हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में इस रिपोर्ट को रखा गया था। ठीक, इसके साथ साथ 1938 में खैर, जो बंबई के मुख्यमंत्री थे, बीजी खैर की अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया, जिसने 1938 और 39 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक,
प्राथमिक शिक्षा 8 वर्ष का बनाने का सुझाव दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने के लिए आचार्य नरेंद्र देव समिति फर्स्ट आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 1939 में एक समिति का गठन किया गया। ठीक। उत्तर प्रदेश में एक सीपीआई केंद्रीय शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खोलने का सुझाव आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथम ने किया था। ठीक। फिर सार्जेंट रिपोर्ट, सार्जेंट योजना 1944 है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में सार्जेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सार्जेंट योजना बनी 1944 में। ये 12 भाग में थी ये रिपोर्ट और 40 वर्षीय योजना थी। सार्जेंट योजना जो थी 40 वर्षीय योजना थी और लगभग उस समय 313 करोड़ रुपए व्यय इसके लिए अनुमानित व्यय रखा गया था। ठीक। भारत में शिशु विद्यालय खोले जाएं 3 से 6 वर्ष के निःशुल्क। जूनियर बेसिक में 1:30 तथा सीनियर में 1:25। जूनियर बेसिक में 1:30 और सीनियर में 1:25 जो शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात हो इसका सुझाव दिया। माध्यमिक विद्यालय में 1:20 शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात की बात की गई। भारत में तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का भी सुझाव इसने दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान समिति, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के गठन का सुझाव इसने दिया था। पॉलिटेक्निक शिक्षा ब्यूरो 1945 में दिल्ली में, विश्वविद्यालय अनुदान समिति 1946 में गठित हुई इसी के आधार पर। ठीक। तो ये जो थी ब्रिटिश संसद के समय जो काम हुए थे, ब्रिटिश अधीन जो भारत था उस समय जो शिक्षा से संबंधित काम हुए थे। अब हम स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में एक संक्षिप्त सी चर्चा कर लेते हैं। जो हमारी स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली थी। ठीक। स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली, इसमें ताराचंद कमेटी, जो ताराचंद समिति बनी 1948 में, ताराचंद समिति का गठन किया गया। इसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर ये स्वतंत्र भारतीय शिक्षा का पहला बड़ा आयोग था, प्रथम आयोग था जो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 14 नवंबर 1948 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, इसलिए इसको राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके सचिव निर्मल कुमार सिद्धांत थे। ताराचंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जेम्स आर्थर, मुदालियर, मेघनाथ साहा, बहल और टिगट ये इसके सदस्य थे। ठीक। इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। ये 15 अध्यायों में जो उनकी रिपोर्ट थी 15 अध्यायों में थी। ये 747 पृष्ठों का एक बड़ा लंबा चौड़ा अभिलेख था। इसमें माध्यमिक शिक्षकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रमों के सुझाव दिया गया। 180 कार्य दिवस रखे गए कि कम से कम विश्वविद्यालय में 180 कार्य दिवस हो साल में, 180 कार्य दिवस हर हाल में हो न्यूनतम। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का इसने सुझाव दिया था। ठीक। और विश्वविद्यालय अनुदान समिति की जगह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन का सुझाव दिया। गठन किया गया 1953 में और इसको संवैधानिक दर्जा जो मिला था यूजीसी का गठन 1953 में हुआ था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा 1956 में मिला था। ठीक। इसके बाद इसने ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया। फिर है आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय। आचार्य नरेंद्र देव समिति जो थी वो सेकेंड
आचार्य नरेंद्र देव समिति, जो फर्स्ट थी 1939 में गठित हुई और जो सेकंड थी वो 1952 में गठित हुई। आचार्य नरेंद्र देव समिति सेकंड 1952, 18 मार्च 1952 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति का गठन किया गया, जिसे आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय के नाम से जाना जाता है। 7 मई 1953 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। उच्च शिक्षा में सुधार का सुझाव देने के बाद जो राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया था, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा में सुधार की बात होती है और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसलिए इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके सचिव जो थे A.N. बसु थे, जॉन क्रिस्टी, कैनेथ रस्ट, हंसा मेहता, K.G. सईदेल, तारा पारेवाला, K.L. श्रीमाली, ये सब इसके सदस्य थे। 29 अगस्त 1953 को 244 पृष्ठों और 14 प्रकरणों में जो एक रिपोर्ट थी वो सरकार को सौंप दी गई। इसके लिए इसमें जो प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ और बहुउद्देशीय विद्यालय खोले जाने की शुरुआत हुई। ठीक, इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको शिक्षा आयोग 1964-66 के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग का गठन जो हुआ 19 जुलाई 1964 को यूजीसी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ठीक, इसके सचिव जो थे वो JP नायक थे। तो 19 जुलाई 1964 को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया और ये 12 सदस्य, इस 14 सदस्य थे। ठीक, इसने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी इस आयोग में। इसकी जो रिपोर्ट इसने सौंपी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, उसका शीर्षक क्या था? जो रिपोर्ट कोठारी आयोग ने सौंपी उसका शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति शीर्षक नाम से अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये 673 पृष्ठ की, लगभग 673 या 93 पृष्ठ की एक रिपोर्ट थी। ठीक, इसने पूर्व प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, सभी पर अपने सुझाव दिए थे, एक व्यापक सुझाव दिए थे सब पर। इसने पहली बार कहा था कि बजट का 6% कम से कम शिक्षा पर खर्च किया जाए और इसका 1/3 भाग उच्च शिक्षा पर व्यय हो। ठीक, संकुल विद्यालय के निर्माण की बात की गई। पंचमुखी कार्यक्रम चलाए गए शिक्षा से संबंधित। भारतीय शिक्षा की गीता इसको कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को, इसके रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का गीता कहा जाता है। राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन का सुझाव दिया गया राज्यों में। ठीक, ये इसका सुझाव था। जो मंदबुद्धि बालक, विशिष्ट बालक हैं, जो मंदबुद्धि बालक हैं, विकलांग बालक हैं, इनके लिए अलग से विद्यालय खोलने का भी सुझाव इसने दिया था। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, पहली NEP आती है हमारी NEP 1968, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। हमारी जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1968 में, 24 जुलाई 1968 को हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और
ये कहा गया कि राष्ट्रीय जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय महत्व का विषय है। शिक्षा केंद्र और राज्य का उत्तरदायित्व होना चाहिए और शिक्षा पर 6% व्यय किए जाए। और पहली बार इसमें शिक्षा की जो संरचना थी, पहली बार शिक्षा की संरचना जो ये है 10+2+3, 10+2+3 हमारी शिक्षा की जो संरचना है, स्कूल 10 वर्ष, इंटरमीडिएट 2 वर्ष का और स्नातक 3 वर्ष का, ये इसी में जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी है 1968, इसी में इसका सुझाव दिया गया था। ठीक। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था। 1978 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था। ठीक। फिर दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाई, लेकिन घोषणा की गई दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1979 में इसकी घोषणा की गई थी। शिक्षा संरचना जो वहां बताई गई वो 10+2+3 की जगह पर 8+4+3 इस शिक्षा संरचना को दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में घोषणा की गई। इसका प्रताप चंद्र चंदर उस समय के शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने इसकी घोषणा की थी। ठीक। प्राथमिक शिक्षा को इसमें पहली वरीयता दी, प्रौढ़ शिक्षा को सेकेंडरी दूसरी वरीयता दी। ठीक। प्रौढ़ शिक्षा 15 से 35 वालों के लिए रखने का सुझाव इसमें दिया गया था, लेकिन ये बहुत समय तक प्रभावी नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार, जनता दल की सरकार थी, जनता दल की सरकार हटी, कांग्रेस की सरकार आई, तो उसके बाद फिर से 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू कर दी गई। फिर तीसरी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो है NEP 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा कर दी गई। ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य एक 68 पृष्ठीय दस्तावेज प्रकाशित हुआ और NEP 1986 की घोषणा की गई जो 12 भागों में विभाजित थी। ठीक। ये कार्य योजना प्रोग्राम ऑफ एक्शन कार्य योजना 1986 प्रकाशित 24 भाग में थी। इसी के अंतर्गत नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, डाइट की स्थापना, 6% शिक्षा पर बजट। ठीक। 2000 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना और 2005 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। 1992 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा में भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत करने की बात कही गई। ठीक। सर्वप्रथम 10+2+3 शिक्षा संरचना को राधा कृष्णन आयोग जो था उसने प्रस्तावित किया था 10+2+3 की संरचना को, जो 1968 में जिसकी घोषणा की गई, लागू की गई। हाँ, पहले क्या था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 68 की घोषणा की गई थी तो 10+2+3 संरचना को पूरे देश में नहीं लागू किया गया था, क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो शिक्षा जो थी वो राज्य सूची के विषय में थी, समवर्ती सूची में नहीं थी। वैसे संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक। फिर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की गई तब इसको बलपूर्वक पूरे देश में लागू किया गया। ठीक। 2012 तक NEP जो थी 1986 वाली, उसमें गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई। गति निर्धारक विद्यालय कौन है? जो नवोदय विद्यालय है, तो गति निर्धारक विद्यालय के नाम से जाना जाता है। 2012 तक देश में लगभग 586 नवोदय विद्यालय की स्थापना हो गई थी, जिसमें 75% आबादी जो पढ़ने वाली थी वो ग्रामीण होती है और 15% जो थी वो SC और लगभग 7.5% ST के आसपास। ठीक।
शैक्षिक अवसरों की समानता की बात सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक, फिर कोठारी आयोग के बाद राममूर्ति समीक्षा समिति 1990, जनार्दन रेड्डी समिति 1992, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसी में थोड़ा संशोधन किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 उसको कहा गया। ठीक, 13 जून 2005 को सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। ये 7 सदस्यीय समिति थी और 2006 से इसने कार्य शुरू किया अपना। ठीक, 2006, 7, 8 और 9 4 किस्तों में अपनी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी। ये 5 भागों में विभाजित थी। राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन इसका शीर्षक था। राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन इसका शीर्षक था। ठीक, फिर 2009 में RTE राइट टू एजुकेशन 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसका पूरा नाम है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, और इसको 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक, ये चीजें भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का, विश्व में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक को जो थे वो होवेल को माना जाता है। 1837 में ब्लैकेनबर्ग में, जो जर्मनी में है, 4 से 8 वर्ष के लिए इन्होंने शुरुआत की। 1839 में इसको किंडरगार्टन नाम दिया। ठीक, इसके बाद मार्गरेट मैगलन, मारिया मॉन्टेसरी, इन लोगों ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर फोकस किया। भारत में सर्वप्रथम पूर्व प्राथमिक शिक्षा का केंद्र जो था वो 1874 में लारेटो कॉन्वेंट स्कूल है लखनऊ में। ठीक, ये खुला, पहला था। इसके बाद जो 3 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS शुरू किया गया। 1994 में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में DPEP डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP की शुरुआत की गई और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। ठीक, ये एक अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चल रही है, तो इसके अनुसार सारी क्रियाएं संपादित की जा रही है। एक संक्षिप्त सी बहुत सारा इसका विस्तार से बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो कुछ हमारे हिसाब से, हमारे दृष्टिकोण से जो कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसकी जानकारी हमको लगा कि आपके बीच में शेयर करनी चाहिए, वो ये थे। इसके बाद हम फिर विस्तार से वैदिक, बौद्ध, मध्य शिक्षाओं को पढ़ेंगे। धन्यवाद।